Okay. Hello students. तो this is very first lecture with you. Okay. So class 8 में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे reproduction in plants, क्योंकि आप लोग जानते हैं आपका काफ़ी सारा सिलेबस जो है स्कूल वगैरह में कवर अप हो गया है. तो अभी मैं सबसे शॉर्ट एंड सिंपल टॉपिक उठा रही हूँ जो कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हैं. जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है, और इजी चैप्टर भी है तो आप लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है. तो बायो में जितने भी चैप्टर्स हैं, सबसे पहले जैसे हम ये वाला चैप्टर ले रहे हैं तो पहले मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि क्या होता है बायोलॉजी से, आप क्या समझते हैं. ऑल्दो आप लोग क्लास 7 में मेरे से पहले पढ़ चुके हैं, आप लोगों को पता भी है, ठीक है, साइंस क्या होती है आप लोगों को मालूम है, बट स्टिल एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग दे देते हैं जिससे आप लोगों को एक पिक्चर क्लियर हो जाए सब्जेक्ट के बारे में और सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में. ओके. सो क्लास साइंस बेसिकली आप लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं. साइंस आप लोग जानते ही हैं कि जो भी हमारे सराउंडिंग्स में फिनोमिना हो रहे हैं या कोई भी इवेंट हो रहा है उसके पीछे का लॉजिक फाइंड आउट करना कि ऐसा फिनोमिना या ऐसा जो प्रोसेस है ये क्यों हो रहा है या ये कैसे हो रहा है, उसके पीछे का जो हम लॉजिक फाइंड आउट करते हैं या फिनोमिना फाइंड आउट करते हैं उसी की स्टडी बेसिकली साइंस कहलाती है. फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट्स आपको ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं तो ग्रीन कलर के क्यों दिखाई देते हैं, वी ऑल नो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. ओके. सो हम लोग आज ये जानते हैं क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोफिल जो कि एक पिगमेंट है ग्रीन कलर देता है, तो ये हम आज जानते हैं लेकिन पहले नहीं जानते थे. तो हम लोगों को जब पता चला कि हाँ ठीक है हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स हैं वो सब ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं और ग्रीन कलर के क्यों दिखाई देते हैं उसके पीछे का रीज़न ये है, तो यही क्यों और कैसे, वाई एंड हाउ, ये रीज़न्स पता लगाना और उन्हीं रीज़न्स को यूटिलाइज करके मैनकाइंड का भला करना, बेनिफिट करना, यही साइंस होती है. ओके. तो साइंस जो है बेसिकली ये इसके कई सारे, इसके अंदर सब सब्जेक्ट्स आ जाते हैं. जैसे अगर आप बात करें फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. ओके. तो फिज़िक्स केमिस्ट्री जो है बेसिकली ये नॉन लिविंग वर्ल्ड से डील करते हैं. तो माय सब्जेक्ट इज़ बायो, तो विल डिस्कस अबाउट दैट. तो बायोलॉजी बेसिकली आप लोगों को पता है यहाँ पर दो टर्म्स हैं, बायो एंड लॉजी. बायो वर्ड जो है ये वर्ड मॉडिफाई हुआ है बायो से और लॉजी वर्ड मॉडिफाई हुआ है लोगो से. ओके. तो बायोज मीन्स लिविंग एंड लोगोज मीन्स टू स्टडी. तो बायोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ लिविंग्स. अगर मैं हमारे ग्लोब की बात करूं, हमारे प्लैनेट की बात करूं, तो आप लोग जानते हैं कि हमारी धरती पर आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स काफ़ी मिलेंगे देखने को. नॉन लिविंग मैटर तो है ही, लेकिन लिविंग मैटर जो है वो जो लिविंग मैटर है उसी लिविंग मैटर, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो. सपोज़ ये ग्लोब है, इसी ग्लोब पर अगर आप देखो यहाँ पर आपको प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी अलग अलग तरीके के एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे, माइक्रोब्स देखने को मिल जाएंगे. तो ये जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सभी लिविंग्स कहे जाते हैं. और इन्हीं के बारे में पढ़ना, जिस सब्जेक्ट में आप इन सब के बारे में पढ़ते हो उस सब्जेक्ट को ही आप क्या बोलते हो, बायोलॉजी. तो बायोलॉजी में बेसिकली लिविंग्स के बारे में पढ़ाई करी जाती है, प्लांट्स के बारे में पढ़ा जाता है, एनिमल्स के बारे में पढ़ा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा जाता है. ठीक है. तो यही सब चीज़ें हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं. तो क्लास 8 में अभी हम फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन ले रहे हैं. आप लोग क्लास 7 में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़कर आ चुके हैं पहले से ही, फंडामेंटल्स वगैरह. तो यहाँ पर हम अभी फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन ले रहे हैं. ओके. तो ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन था सब्जेक्ट का. तो बात करते हैं बिल्कुल हमारे टॉपिक की. बहुत शॉर्ट एंड सिंपल टॉपिक है, जल्दी समझ में भी आ जाएगा, जल्दी कवर अप भी हो जाएगा. बाकी जो आपके टॉपिक्स रह गए हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ओके, इसके अलावा और जो आपका कंप्लीट हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम, डोंट वरी फॉर दैट. जो भी आगे की क्लासेस लगेगी हम उसको जल्दी कवर अप कर लेंगे. तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इतना कवर अप हो गया तो कैसे होगा आगे. ठीक है. तो वन बाय वन हम लोग शुरू करते हैं. तो पहले लेते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि रिप्रोडक्शन से क्या मतलब है. ठीक है. रिप्रोडक्शन क्या होता है,
क्या इसका सिग्निफिकेंस है. ओके, तो रिप्रोडक्शन इज बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर, which are similar to parents. Okay, so reproduction is basically कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका प्रोडक्शन, सपोज पहले एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से पेरेंट्स थे, ठीक है, मेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट. तो मेल एंड फीमेल पेरेंट जो हैं उनके थ्रू जब कोई न्यू इंडिविजुअल या न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है, या फिर आप इसको यंग वन भी बोल देते हैं, प्रोजनी भी बोल देते हैं, ये सारे नाम हैं, प्रोजनी, ऑफस्प्रिंग. ओके, तो कुछ भी आप इनमें से बोल सकते हैं. तो ये जब भी दो पेरेंट्स हैं या एक पेरेंट है कोई भी, ठीक है, इनके थ्रू जब कोई नया इंडिविजुअल या नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है तो इसी प्रोसेस को आप रिप्रोडक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो सपोज जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा है, तो अमीबा अभी एक है, ठीक है, ये डिवाइड करेगा और इसने अपने जैसे दो अमीबी तैयार कर दिए. तो ये जो दो तैयार हुए हैं ऑर्गेनिज्म, they are the progeny, they are basically the children of this parent. ठीक है, तो ये चिल्ड्रन हो गए, चाइल्ड हो गए, इस पेरेंट के ये बच्चे हैं. ओके, तो इन्हीं दोनों को आपने यंग वंस, प्रोजनी, ऑफस्प्रिंग, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बोल दिया, और ये जो क्रिएचर है इसको आपने पेरेंट बोल दिया. तो पेरेंट से कोई भी नए इंडिविजुअल्स जो तैयार हो रहे हैं उस प्रोसेस को आप रिप्रोडक्शन बोलते हैं. फाइन. तो रिप्रोडक्शन जो है ये क्यों ज़रूरी है, कोई भी इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन क्यों करे. रिप्रोडक्शन बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों चाहिए होता है रिप्रोडक्शन? फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज. ठीक है, फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज का मतलब क्या हुआ, आप जानते हो हमारे प्लैनेट पर, हमारे ग्लोब पे बहुत ही डिफरेंट तरीके के क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं. आप अगर फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स लो तो ह्यूमन बीइंग्स भी आपको थोड़े बहुत डिफरेंट मिल जाएंगे. जैसे आप अफ्रीकन पॉपुलेशन देखो, ठीक है, यहाँ पर एशियन पॉपुलेशन देखो, चाइनीज़ पॉपुलेशन देखो, इंडियन पॉपुलेशन, ठीक है, तो ये आपको माइनर थोड़े बहुत डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे. ऐसे ही आप प्लांट्स देखो, प्लांट्स भी आपको डिफरेंट तरीके के देखने को मिल जाएंगे. मैंगो है, लीची है, ठीक है, इसके अलावा एनिमल्स भी आपको डिफरेंट तरीके के देखने को मिल जाएंगे. तो ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारी धरती पर एग्जिस्ट करते हैं, इनका ये एजेंडा ज़रूर रहता है कि हम इस प्लैनेट पर हमेशा रहें और इस प्लैनेट के रिसोर्सेज को हमेशा यूटिलाइज करते रहें, कभी एक्सटिंक्ट ना हो. ठीक है, तो एक्सटिंक्ट ना हो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिप्रोडक्शन किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्पीशीज़ कभी ये नहीं चाहेगी कि मैं इस धरती से एक्सटिंक्ट हो जाऊं, ख़त्म हो जाऊं हमेशा के लिए, यहाँ अलविदा बोल जाऊं. ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स ले लो आप, या मैंगो ले लो, या आप कोई भी एनिमल ले लो, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स होते हैं ये सब रिप्रोडक्शन करते हैं फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़, ताकि इनकी स्पीशीज़ चलती रहे. पहले ग्रैंड पेरेंट्स थे, फिर पेरेंट्स हैं, फिर चिल्ड्रन हैं, कल को ये बड़े होंगे, फिर दे विल रिप्रोड्यूस. तो प्रोसेस विल गो ऑन, स्पीशीज़ विल गो ऑन. ठीक है, स्पीशीज़ से क्या मतलब होता है, स्पीशीज़ से बेसिकली यहाँ पर आप देख लो, जैसे ह्यूमन बींग्स एक अलग स्पीशीज़ हो गई, ठीक है, ऐसे जो प्लांट में आप डिफरेंट देखो, लीची की एक अलग कैटेगरी हो गई, मैंगो की एक अलग कैटेगरी हो गई. ठीक है, एनिमल्स के केस में आप देखो, यहाँ पे आपको डॉग की अलग कैटेगरी देखने को मिल जाएगी, कैट की अलग कैटेगरी देखने को मिल जाएगी. तो ये जो डिफरेंट कैटेगरीज बन जाती हैं, अभी के लिए हम इतना समझते हैं, हालांकि स्पीशीज़ की डेफिनेशन अपने आप में बहुत वाइड है. तो ये जो डिफरेंट कैटेगरीज बन जाती हैं, इन्हीं कैटेगरीज को आप स्पीशीज़ बोलते हो. यही स्पीशीज़ जो होती हैं ये अपनी कंटिन्यूटी चाहती हैं इस प्लैनेट पर, और इसलिए उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, रिप्रोडक्शन. फाइन. तो ये सारी चीज़ें अभी हमने समझी.
ये सब अभी आपको लिखवा दिया जाएगा, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। अगर अभी नोट डाउन नहीं किया है तो कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर अभी हमने दो बातें समझी हैं। एक तो रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन इज बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी विच आर सिमिलर टू दी पेरेंट्स। और दूसरी चीज़ हमने समझी कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़, कि कोई भी स्पीशीज़ है, कोई भी पर्टिकुलर कैटेगरी है ऑर्गेनिज्म की, वो इस धरती पर हमेशा कंटिन्यू रहे। अदरवाइज आप खुद सोचो, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वन डे विल कम जब ये एक्सटेंट हो जाएंगी, जब ये धरती पर बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग होगी वो एग्जिस्टिंग तो कभी ना कभी डाई आउट, मर जाएंगी, ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग है वो अगर रिप्रोड्यूस ना करें तो एक दिन वो रिप्रोड्यूस करके अपना नंबर बढ़ा नहीं रही, और खुद जो प्रेजेंट है वो एक दिन मर जाएंगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो वो स्पीशीज़ है वो इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो है बेसिकली इसीलिए ज़रूरी है। अब प्लांट्स के केस में अगर आप बात करो तो, या कोई भी आप नॉर्मल, अगर मैं जनरल बात भी करूं तो रिप्रोडक्शन जो है ये दो तरीके का होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज़ बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है। मतलब जो हमारा प्लैनेट है, इस प्लैनेट पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म दूसरे तरीके से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर दो तरीके से रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म इस तरीके से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इस तरीके से भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। फाइन। तो रिप्रोडक्शन की अगर यहाँ पर देखा जाए एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, सबसे पहले बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट करें, टू पेरेंट्स या टू ऑपोजिट पेरेंट्स, ठीक है, यानी कि एक मेल पार्टनर और एक फीमेल पार्टनर। तो दो ऑपोजिट पेरेंट्स जब पार्टिसिपेट करते हैं और उनके पार्टिसिपेशन से एक नया इंडिविजुअल क्रिएट होता है, उस प्रोसेस को आप बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो नेचुरल बात है जब दो अलग अलग चीज़ें पार्टिसिपेट करेंगी तो जो इंडिविजुअल डेवलप होगा उसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी आएंगे, इसके भी कैरेक्टर्स आएंगे, मेल के भी और फीमेल के भी कैरेक्टर्स आएंगे। मतलब कि बेसिकली क्या मतलब हुआ कि मेल पेरेंट जो होगा उसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी, फीमेल पेरेंट की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी। तो क्योंकि डिफरेंट दोनों के कॉम्बिनेशन से ये ऑर्गेनिज्म बना है, इसीलिए ये ऑर्गेनिज्म जो होगा इसमें आपको चेंजेस या थोड़े बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। उन्हीं डिफरेंसेस को आप क्या बोल देते हैं, वेरिएशंस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको वेरिएशंस देखने को मिलेगी। फाइन। तो यहाँ पर टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें उनके जो बच्चे बनेंगे उनमें वेरिएशंस देखने को मिलेगी। और दूसरी बात क्या हो गई इसके अंदर कि यहाँ पर जायगोट फॉर्मेशन होता है। जायगोट फॉर्मेशन मीन्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, ये मेल पेरेंट है फादर, ये फीमेल पेरेंट है मदर, ओके। तो फादर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मदर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस सिंबल से। फाइन। फादर की बॉडी में बने स्पर्म्स, मदर की बॉडी में ये सेल बनी ओवम, ठीक है। तो स्पर्म और ओवम ये बेसिकली क्या होते हैं, स्पर्म और ओवम जो है ये होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, या आप इनको रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स मीन्स वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। यानी कि इन सेल्स के पार्टिसिपेशन से कोई नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट होगा। फाइन। तो इसीलिए इन सेल्स को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। इन्हीं को ही आप गैमेट्स भी बोल देते हो, ठीक है। इसके अलावा इन्हें सेक्स सेल्स भी बोल देते हैं। तो चाहे आप रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलो, चाहे आप गैमेट्स बोलो, चाहे आप सेक्स सेल्स बोलो, तो स्पर्म हो गए, ओवम हो गए, इन दोनों का जो फ्यूजन होता है इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बेसिकली स्पर्म और ओवम का फ्यूजन। तो स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से ये जो सेल तैयार हुई, ठीक है, सिंगल सेल तैयार हुई, इस सिंगल सेल को कहा जाता है जायगोट।
फाइन। तो ये जो सिंगल सेल है ये बेसिकली जायगोट कहलाई जाएगी। और जायगोट जो है ये एक सेल है, जब ये एक सेल डिवाइड करना शुरू कर देती है तो 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, 8 सेल्ड, ऐसे कई सारी सेल्ड कंडीशंस बन जाती है। तो ये जो डिवाइडिंग जायगोट है, इस डिवाइडिंग जायगोट को आप क्या बोलते हो? एम्ब्रियो। फाइन। तो यही एम्ब्रियो जो बन गया है कि कैसे बनेगा? जब सिंगल सेल जायगोट डिवाइड करना शुरू कर देगा। ठीक है, पहले ये एक सेल था, एक सेल से 2 सेल बनेगी, 4 बनेंगी, 8 बनेंगी एंड सो ऑन। तो इस तरीके से एम्ब्रियो तैयार हो जाएगा। और यही एम्ब्रियो जो है इसकी कुछ सेल्स या आप बोल सकते हैं नॉर्मल सेल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट, मतलब अपना काम डिसाइड कर लेंगी कि हम किडनी का काम करेंगे, हम लिवर का काम करेंगे, हम ब्रेन का काम करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये डिसाइड कर लेती हैं और आगे फिर फर्दर डेवलपमेंट होता है और ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाते हैं। ऑर्गन्स जब बनने लग जाते हैं तो आप उसको फीटस वगैरह बोल देते हो और इस तरीके से करके एक न्यूबॉर्न रेडी हो जाता है। ठीक है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देख रहे हो जायगोट बनता है, फाइन, फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये प्रोसेस आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलेगा। ओके, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलेगी। जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं। हायर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि आप ह्यूमन बींग्स ले लो, ठीक है, एनिमल वर्ल्ड में आप ये लायन ले लो, मैमल्स ले लो, ठीक है, तो जितने भी क्रिएचर्स हैं, प्लांट्स में आप एंजियोस्पर्म्स ले लो, यानी कि जिनमें फ्लावर आते हैं, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स जिनको आप बोल देते हो। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये भी आप सब आपको लिखवा दिया जाएगा, सो डोंट वरी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये वो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, क्योंकि आप खुद देख रहे हो प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लंबा है, लेंदी है, तो एनर्जी भी बहुत लगती होगी। तो इतनी एनर्जी लगाने के लिए ऑर्गेनिज्म के पास भी खूब सारी एनर्जी होनी चाहिए। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस वही ऑर्गेनिज्म अफोर्ड कर पाते हैं जिनके पास अच्छी खासी एनर्जी होती है। ओके, तो इसलिए हायर ऑर्गेनिज्म शो करते हैं ग्लोब पर, प्लैनेट पर जो भी हायर ऑर्गेनिजम्स होंगे, वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे। नेक्स्ट कम्स ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है। सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या हुआ? एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा और वो एक पेरेंट जो है आगे नया इंडिविजुअल, नया ऑफस्प्रिंग जो है डेवलप कर देगा। ओके, तब क्योंकि एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट कर रहा है तो आप लोग जानते हो कोई कॉम्बिनेशन तो बनेगा ही नहीं। ओके, तो जब कोई कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं तो देयर विल बी नो चेंजेस। तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे तो यहाँ पर आपको वेरिएशंस देखने को नहीं मिलती। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये ब्यूटी है कि वहाँ पर वेरिएशंस देखने को मिलती है। ठीक है, डाइवर्सिटी आपको काफ़ी देखने को मिलेगी। आप जो अपने पेरेंट्स से थोड़े से डिफरेंट दिखाई देते हो ना, आपके जो भाई बहन हैं, सिबलिंग्स वगैरह हैं, वो भी अलग दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता, वहाँ आपको वेरिएशन देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। जैसे पेरेंट बिल्कुल वैसे बच्चे। ठीक है, और यहाँ पर सेकेंडली क्योंकि 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, अब क्योंकि 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा तो जायगोट फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो ना तो यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है और ना ही यहाँ जायगोट बनता है। फाइन। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें थी ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आपको मिलेंगी। ओके, तो अभी हमने बिल्कुल जनरल अकाउंट देखा है कि रिप्रोडक्शन क्या है और रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक, रिप्रोडक्शन कितने तरीके का होता है, ए सेक्शुअल है, सेक्शुअल है, ए सेक्शुअल किसे बोलते हैं, सेक्सुअल किसे बोलते हैं, किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा। तो आप पूरी धरती पर, पूरे ग्लोब पर अगर आप डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एसेक्सुअल करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही करेंगे जो हाई एनर्जी अफोर्ड कर सकते हो, और एसेक्सुअल के लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती। यहाँ तो एक ही पेरेंट है, वेरिएशंस भी नहीं आ रही, प्रोसेस भी ज़्यादा लेंदी नहीं है, तो यहाँ उतनी एनर्जी का इन्वेस्टमेंट नहीं है जितना सेक्सुअल में। फाइन। तो ये सारी की सारी चीज़ें अब एक बार आप लोग लिख लो, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं। तो प्लांट्स में हमें दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन पढ़ना है, एसेक्सुअल भी पढ़ना है और सेक्सुअल भी पढ़ना है।
reproduction, the production of young ones, offspring, young ones को आप offsprings भी बोल देते हो, the production of young ones, offspring, basically इसका मतलब चाइल्ड से ही होता है तो चाइल्ड जो है ये इंग्लिश का वर्ड है, वो बायो के वर्ड्स हो गए, बस इतना सा डिफरेंस आप कंसिडर कर सकते हो. सो द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस, ऑफस्प्रिंग, सिमिलर, सिमिलर बोला है यहाँ पे, आइडेंटिकल नहीं बोला एकदम, मतलब मिलते जुलते. द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस, ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू पेरेंट्स, similar to parents called reproduction. Okay. Next comes significance. Significance means importance. क्यों ज़रूरी है? Significance या importance of reproduction. Significance या importance of reproduction. It is required for the continuity of species. It is required for the continuity of species. कि हमारे ग्लोब पर जो इतनी स्पीशीज़ हैं, अलग अलग कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी कॉन्टीन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है. फाइन. नेक्स्ट कम्स टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. यहाँ आप आगे कंटिन्यू करना चाहे तो लिख सकते हैं रिक्वायर्ड फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज टू प्रिवेंट so that they continue to live on the planet. ठीक है, एक्सटेंट ना हो, वो अलग बात है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या दूसरे चीज़ों की वजह से एनिमल्स का एक्सटेंशन बढ़ गया है, फाइन, लेकिन कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद से ये कभी नहीं चाहेगा कि मैं एक्सटेंट हो जाऊँ, इस धरती से गायब हो जाऊँ एकदम. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके का. नंबर 1 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो आपसे कई बार क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, एग्जाम वगैरह में आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें लिखेंगे रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट्स. तो जिसमें सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, उस रिप्रोडक्शन को आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलोगे. सेक्सुअल मीन्स रिप्रोडक्शन इन विच टू opposite parent participate. Okay, so asexual and sexual reproduction, basic definition. Next comes, I'm writing over here, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखेंगे
fertilization and zygote formation. ना तो फर्टिलाइजेशन होगा ना जायगोट बनेगा. फाइन. और ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन एंड जायगोट फॉर्मेशन अकर्स. ये सेक्शुअल में लिखना है आप लोगों को, ये सेक्शुअल में लिखना है और ये सेक्शुअल में लिखना है. फर्टिलाइजेशन एंड जायगोट फॉर्मेशन अकर्स. और यहाँ लिखेंगे नो फर्टिलाइजेशन एंड जायगोट फॉर्मेशन. यहाँ नहीं होता. ठीक. नेक्स्ट, since single parent is participating, variations are not largely present. ठीक है. वेरिएशंस का मतलब बेसिकली चेंजेस, डिफरेंसेस, कि एक ही जो कैटेगरी है, कम्युनिटी है, सपोज मैं इंसानों की बात करूं या आप अपने फैमिली मेम्बर्स में देख लो तो आप सब एक दूसरे से अलग है ना. मम्मी अलग दिखती है, पापा अलग दिखते हैं. ठीक है. आप अलग हो, आपके सिबलिंग्स अलग दिखाई देते हैं. तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ये चेंजेस हैं एक ही तरीके की स्पीशीज़ में. स्पीशीज़ कौन सी हो गई, कैटेगरी कौन सी हो गई, ह्यूमन बींग्स. फाइन. तो ये जो ह्यूमन की कैटेगरी है इसमें हम सब लोग एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं. तो ये जो अलग होना है, डिफरेंसेस जो हैं, इसी को आप वेरिएशंस बोल देते हैं. तो सिंस सिंगल पेरेंट इज पार्टिसिपेटिंग, वेरिएशंस आर नॉट लार्जली प्रेजेंट. फाइन. और यहाँ पर आप लिखेंगे सिंस बोथ द पेरेंट्स आर participating, since both the parents are participating, variations are present. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे. एलिफेंट, ह्यूमन बींग्स, फ्लोरिंग प्लांट्स, एक्सेट्रा. ठीक है. और यहाँ पर एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब हम आगे पढ़ेंगे अभी, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं. ईस्ट, एक्सेट्रा. तो ये सब जो क्रिएचर है, बैक्टीरिया, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा. ठीक है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तीन चीज़ें आप लोगों को अभी तक बता दिया है. रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, और रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या हैं, मतलब दुनिया में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किन किन तरीके से आगे नई प्रोजनी लेकर आ सकते हैं. यहाँ पर आप यंग वंस, ऑफस्प्रिंग, प्रोजनी भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. इन तीनों में से कोई भी वर्ड आप लगा सकते हैं चाइल्ड के लिए. ठीक है. तो ये हो गया है कंप्लीट. तो हम प्लांट्स में रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे ग्लोब पर जो लिविंग्स हैं वो प्लांट्स आपको अलग अलग तरीके के देखने को मिलेंगे, एनिमल्स अलग अलग देखने को मिलेंगे, माइक्रोब्स में भी बहुत वैरायटीज़ हैं. तो यहाँ पर आपको इस चैप्टर में प्लांट्स के केस में पढ़ना है. ठीक है ना. तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से ही होता है, एसेक्सुअल तरीके से भी होता है और सेक्सुअल तरीके से भी होता है. तो पहले हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फाइन.
उसके बाद हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So topic is sexual reproduction in plants. अच्छा, आप लोग अगर एक बेसिक चार्ट बनाना चाहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रेफरेंस के लिए कि बाद में भूलना चाहें तो आप बना सकते हैं, रफ है। हालांकि ये जो स्केच मैं अभी बना रही हूँ ये हम अगले चैप्टर में वापस पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में, ठीक है। बट स्टिल आपको लग रहा है कि हम भूलना जाए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए तो आप बनाना चाहें बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो फादर मदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है जो पहले आपको बता दिया गया था। तो मेल का सिंबल ये लगाते हैं और फीमेल का सिंबल। तो फादर की बॉडी में जो सेल बनती है दैट इज स्पर्म एंड मदर बॉडी ओवम, ठीक है। ओवम इज लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू स्पर्म। तो ओवम यहाँ है स्पर्म और ये दोनों क्या हैं, गैमेट्स। तो यहाँ आप लिख सकते हैं गैमेट्स, इन्हीं को ही आप बोल देते हैं reproductive cells because these cells are participating in reproduction, that's why named so। sperm और ovum का जो fusion है process is fertilization, that is fusion of male and female gamete, okay। sperm and ovum का fusion, then next cell ready, that is zygote, single cell। यही zygote जो है इससे बनता है embryo। embryo is basically dividing zygote, fine। then fetus and the last one ठीक है। तो ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे वापस, इसलिए आप लोग अभी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि पता चल जाएगा फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ज़ायगोट कैसे बनता है। तो एक बेसिक क्लियरिटी के लिए ये ज़रूरी है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट्स में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन समझने के लिए बेसिक चीज़ें हमें सारी क्लियर हो गई हैं। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, अलग अलग तरीके से कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से होता है, सेक्शुअल बी और सेक्शुअल बी। तो पहले हम पढ़ रहे हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फाइन। तो प्लांट्स में अगर आप सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखो तो पहले मैं बेसिक चीज़ बता दूँ। सपोज ये है ठीक है, सपोज ये प्लांट है एक नॉर्मल। तो कोई भी प्लांट जो होता है उस प्लांट में आपको दो तरीके के पार्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक होते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन्स, प्लांट बॉडी में दो तरीके के ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, एक होते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन्स और दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। वेजिटेटिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, देखो वेजिटेटिव ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनके बिना प्लांट का सर्वाइवल नहीं है, फाइन। मतलब इसके बिना प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता, जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स, ओके। तो लीव्स अगर नहीं होगी तो प्लांट कैसे फोटोसिंथेसाइज करेगा, ओके। ऐसे रूट्स नहीं होंगी तो आप जानते हो रूट्स का काम क्या होता है, जो सॉइल से मिनरल और जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करना। तो वेजिटेटिव ऑर्गन्स वही ऑर्गन्स होते हैं जिनके बिना प्लांट का सर्वाइवल नहीं है, इनको हटा दोगे प्लांट विल जो है वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ करे जाते हैं, मतलब प्लांट बॉडी में वो ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ करे जाते हैं उन्हें आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोलोगे। मतलब जहाँ रिप्रोडक्शन होता है,
जैसे फॉर एग्जांपल फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर जो है इसके ज़रिए एक नया प्लांट बन सकता है, कैसे वही अभी हम सीखेंगे। फाइन, इसके अंदर सीड डेवलप हो जाती है। तो सीड को जब आप मिट्टी में सो करते हो तो आप जानते हो उसके कुछ दिनों बाद नई प्लांट बॉडी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया ना, इसीलिए ये सब जो पार्ट्स हो गए ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहे जाते हैं। ओके, तो प्लांट जो है उसमें ये दोनों तरीके के पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि हमारा चैप्टर जो है वो है रिप्रोडक्शन का, तो यहाँ पर हम वेजिटेटिव ऑर्गन्स के बारे में तो पढ़ेंगे नहीं। यहाँ पर हम पहले बात करेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी बेसिकली हम पहले किसके बारे में बात करेंगे, फ्लावर के बारे में, ठीक है। तो हम पहले पढ़ेंगे कि फ्लावर क्या होता है, ठीक है, क्या इसका यूज़ है, कैसे प्रेजेंट होता है, ये सब चीज़ें। लेकिन पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायग्राम बनाना चाहो बना सकते हो। ये रफ स्केच है। तो प्लांट बॉडी, ये रूट सिस्टम आ जाएगा और ये शूट सिस्टम आ जाएगा। मतलब कि ग्राउंड से नीचे वाला पार्ट रूट सिस्टम और ग्राउंड से ऊपर वाला पार्ट शूट सिस्टम। ओके, तो शूट सिस्टम जो है ये ग्राउंड से ऊपर वाला पार्ट हो गया। तो प्लांट बॉडी में आपको दो तरीके के ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, वेजिटेटिव ऑर्गन्स एंड सेकेंडली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फाइन, तो वेजिटेटिव ऑर्गन्स जो होते हैं द ऑर्गन्स ऑफ प्लांट which are essential for survival. Mind the word essential. Example, root, stem, leaves. ठीक है, and reproductive organs, the organs which participate in reproduction. तो ये वो होंगे जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे या इनके थ्रू नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। रिप्रोडक्शन ब्रैकेट में आप लिख लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर, सीड, ठीक है, फ्रूट, ये सब। तो ये दो तरीके के ऑर्गन्स हो गए, वेजिटेटिव ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फाइन, तो पहले हम यहाँ पर बात करेंगे फ्लावर की, क्योंकि हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है, वेजिटेटिव ऑर्गन्स नहीं। ओके, पहले बात करते हैं यहाँ पे फ्लावर की, ठीक है। तो फ्लावर क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे फ्लावर को। तो फ्लावर बेसिकली क्या है कि कोई भी प्लांट पार्ट है, सॉरी प्लांट जो है उसके अंदर फ्लावर इज बेसिकली द साइट फॉर रिप्रोडक्शन। ओके, यानी कि प्लांट बॉडी में वो साइट जहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है, मतलब प्लांट बॉडी में जिस जगह रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, उस जगह को या उस ऑर्गन को आप क्या बोल देते हैं, फ्लावर। तो फ्लावर इज बेसिकली द साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से यहाँ पे मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से है। तो फ्लावर इज बेसिकली द साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है वैसे ही, तो यहाँ रिप्रोडक्शन होगा ही, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर होगा। तो फ्लावर के बाकी अपने यूजेस भी होते हैं, आप लोग पता ही अच्छे से
कि ये फ्लावर जो है ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, फ्रेगरेंस इनमें रहती है, ठीक है। तो वहाँ ये दूसरे तरीके से यूज़ होते हैं, परफ्यूम्स वगैरह के लिए, फीलिंग्स कन्वे करने के लिए यूज़ करे जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके से फ्लावर का यूज़ होता है, ओके। तो फ्लावर जो होते हैं ये बेसिकली प्लांट बॉडी में अगर डिफाइन करना हो तो इट इज़ बेसिकली द साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब नेक्स्ट आता है इसके बाद पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, मतलब क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं फ्लावर के अंदर, ठीक। तो फ्लावर में आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो फ्लावर जो है ये मैंने एक जनरल स्केच ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर आपको दो तरीके के पार्ट्स देखने को मिलेंगे फ्लावर में, फाइन। तो पहला जो पार्ट है दे आर एसेंशियल पार्ट्स, और दूसरे जो पार्ट्स हैं दे आर नॉन एसेंशियल पार्ट्स, ओके। एसेंशियल पार्ट्स एंड नॉन एसेंशियल पार्ट्स। इन्हीं एसेंशियल पार्ट्स को आप रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी बोल देते हो, क्योंकि बेसिकली यहीं रिप्रोडक्शन होता है, और उनको आप नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोल देते हो। तो एसेंशियल पार्ट्स में दो पार्ट्स देखने को मिलेंगे विच आर कॉल्ड कैलिक्स एंड कोरोला, और नॉन एसेंशियल पार्ट्स में एसेंशियल पार्ट्स में एसेंशियल पार्ट्स में आ जाएगा स्टेमन, एंड यहाँ आ जाएगा पिस्टल, ओके। और नॉन एसेंशियल पार्ट में आ जाएगा सेपल एंड पेटल, ठीक। देखो मतलब क्या हुआ इसका कि एसेंशियल पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं, ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया ना, तो ये डायग्राम ज़रूर ड्रॉ कर लेना। फ्लावर का एक जनरल सा स्केच है, ठीक। तो मैं यहाँ मैं लेबलिंग कर देती हूँ। पार्ट्स ऑफ फ्लावर यानी कि जो फ्लावर हैं उसमें आपको दो तरीके के पार्ट्स देखने को मिलेंगे। एक पार्ट वो होता है जहाँ पर रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है, मतलब वो पार्ट्स रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। तो उसमें मेल पार्ट आ जाएगा और फीमेल पार्ट आ जाएगा। मेल पार्ट को वैसे मैंने यहाँ पे यूनिट लिखी है, आप लोग यूनिट ना लिखना चाहें पहले तो मेन पार्ट्स पे लिख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि क्लास 8 में इतना अभी डिटेल में होता नहीं है, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू राइट तो एसेंशियल पार्ट्स में एंड्रोशियम आप लिख सकते हैं। एंड्रोशियम जिसकी यूनिट होती है स्टेमन। यहाँ हो गया गाइनोशियम, यूनिट इज पिस्टल या फिर कार्पल, ठीक है। देन नेक्स्ट कम कैलिक्स, कोरोला। कैलिक्स की यूनिट हो गई सेपल, कोरोला की यूनिट हो गई पेटल, ठीक है। तो एंड्रोशियम गाइनोशियम क्या है? एंड्रोशियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये जो मैंने पार्ट दिखाया है पूरा, इस पूरे पार्ट को आप बोलते हैं स्टेमन, फाइन। इस पूरे को एक बोला है स्टेमन। अब ये जो पूरा स्टेमन है ये एक तो होते नहीं फ्लावर में, आप लोग देख लेना आपके घर वगैरह में जो फ्लावर्स लगे हुए हो अगर, तो उसमें आप देखना आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। रोज़ में तो बहुत क्लियरली देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसे ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे आपको, ये कई सारे होते हैं, तो सबको मिला कर के बोल दिया जाता है एंड्रोशियम, फाइन। एंड्रो का मतलब यहाँ पर मेल से है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसीलिए एंड्रोशियम। कई सारे हैं तो एंड्रोशियम, एक है तो स्टेमन, तो इसलिए यूनिट आ गई स्टेमन और सबको मिला करके बोल दिया एंड्रोशियम।
ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिखा गाइनोशियम, गाइनो वर्ड लगाते हैं फीमेल के लिए, फाइन। तो गाइनो वर्ड यहाँ पर फीमेल के लिए लगाया, उसकी यूनिट हो गई पिस्टल। ऐसे पिस्टल, ये मैंने बीच वाला स्ट्रक्चर दिखाया, अगर ये एक है तो पिस्टल या कार्पल, इन सबको मिला दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे पिस्टल या कार्पल अगर प्रेजेंट है तो उन सबको मिला करके आप बोल दोगे गाइनोशियम। तो गाइनोशियम हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एंडोशियम हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फिर यहाँ पर आ जाता है कैलिक्स और कोरोला। अब क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल जो हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, इसीलिए यहाँ पर वर्ड क्या लग गया, टर्म क्या आ गई, एसेंशियल पार्ट्स। क्योंकि अगर यही नहीं होंगे तो काय बात का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए एसेंशियल पार्ट्स इनको वहाँ बोला गया है, ठीक है। और नॉन एसेंशियल पार्ट्स मतलब दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, ये रिप्रोडक्शन नहीं करते, लेकिन ये रिप्रोडक्शन करवाने में हेल्प करते हैं। कैसे, वो भी हम सीखेंगे, इसलिए इनको आप नॉन एसेंशियल पार्ट्स बोलते हो, फाइन। तो कैलिक्स जो है यहाँ पर इसकी यूनिट हो गई सेपल। जैसे कि यहाँ पे मैं बताऊँ, ये जो ग्रीन लीव्स आपको देखने को मिलेगी फ्लावर के अंदर, बिल्कुल ये जो मोटा वाला पार्ट होता है इसी से ये निकलती हैं, सारे पार्ट्स इसी स्वोलन स्ट्रक्चर से निकलते हैं। इस स्वोलन स्ट्रक्चर को कहा जाता है थैलेमस, थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल। तो थैलेमस या रिसेप्टिकल बेसिकली बेस ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर का ये बेस है जिससे सारे पार्ट्स अराइज होते हैं, ठीक है। जितने भी पार्ट्स हैं सब इसी से ही अराइज हो रहे हैं, आप देख रहे हैं सब इसी पे टिके हुए हैं, इसीलिए इसको रिसेप्टिकल बोल देते हैं, थैलेमस बोल देते हैं। और जहाँ से आप फ्लावर को पकड़ते हो उसे आप बोलते हैं पेडिसल, पेडिसल या फिर फ्लावर स्टॉक, ठीक है। कुछ फ्लावर्स आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिसमें पेडिसल नहीं होती, ठीक है, लेकिन जनरली में आपको पेडिसल देखने को मिल जाएगी। तो थैलेमस, थैलेमस से ही अटैच्ड है ये जो ग्रीन लीव्स हैं। तो ये जो ग्रीन लीव्स होती हैं, इन्हीं ग्रीन लीव्स को कहा जाता है, एक है तो सेपल, अब क्योंकि कई सारी होती हैं तो सबको मिला करके बोल देते हैं कैलिक्स, फाइन। तो ये जो ग्रीन लीव्स होती हैं बेसिकली इनका क्या काम होता है कि जब फ्लावर बड स्टेज में होता है, तो बड स्टेज में आपने देखा होगा कि चारों ओर उसके ग्रीन कलर की कोटिंग सी रहती है या कवर्ड रहता है वो, तो वो जो ग्रीन कलर की जो कवरिंग्स होती हैं वो कोई और नहीं होती, यही सेपल होती है। तो जब फ्लावर ब्लूम कर जाता है, खिल जाता है, तो यही सेपल्स इस तरीके से दिखाई देने लग जाती हैं, ओके। तो इनका मेन रोल यही होता है कि जब फ्लावर बड स्टेज में है तो बड स्टेज में उस फ्लावर को प्रोटेक्शन देना, ओके। और नेक्स्ट कम्स कोरोला, नाम से ही समझ में आ रहा है। तो कोरोला होता है कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो भी आप फ्लावर, सपोज आपने रोज़ देखा, तो जो भी उसमें रेड कलर की पेटल्स देखने को आपको मिल रही हैं, पेटल्स बोल देते हैं हिंदी में, पंखुड़ियाँ बोल देते हैं। तो ये जो पेटल्स हैं इन सबको मिला करके बोल देते हैं कोरोला। तो ये जो पेटल्स होती हैं ये काफ़ी कलरफुल होती हैं, ठीक है, तो ये पता ही है आपको। तो ये कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर रहता है और इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना। पॉलिनेटर्स यानी कि पॉलिनेटर्स वो एजेंट्स होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पॉलिनेशन करवाते हैं। पॉलिनेशन का सिंपल सा मतलब अभी आप ये समझ लो, हालांकि अभी हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। पॉलिनेशन का मतलब कि जो मेल रिप्रोडक्टिव का एक तरीके से स्पर्म, ठीक है, उसको ट्रांसफ़र करवा देना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक, कैसे भी करके पहुंचवा देना, तो उसको पॉलिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये बहुत मैंने जनरल बताया, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो पॉलिनेशन कराने में मदद करते हैं उनको आप पॉलिनेटर्स बोलते हो। तो पॉलिनेटर्स इंसेक्ट्स होते हैं, तो इन्हीं इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर को बड़ा कलरफुल दिखना होता है ताकि मैक्सिमम इंसेक्ट्स उसके पास आ सकें और पॉलिनेशन करवा सकें, ताकि रिप्रोडक्शन होने में हेल्प हो जाए। तो कोरोला जो है बेसिकली वो इसीलिए कलरफुल पार्ट रहता है किसी भी फ्लावर का, और उसकी यूनिट आप क्या बोलोगे, पेटल, फाइन। तो ये चारों जो हैं ये दीज आर द पार्ट्स ऑफ फ्लावर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स, कोरोला नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं क्योंकि आपने देखा ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं कर रहे, ये रिप्रोडक्शन में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व कर रहे हैं, फाइन। कैसे, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करके या फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा करके, तो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। और जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं वो है एंड्रोशियम और गाइनोशियम, इसलिए इनको आप क्या बोल रहे हैं, एसेंशियल पार्ट्स, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो थी ये थी पार्ट्स ऑफ फ्लावर,
इसके बारे में आप लोग लिख लो। डायग्राम ज़रूर ड्रॉ कर लेना। Flower is basically site for sexual reproduction. Next come parts of flower. Essential parts. Directly involved in reproduction, ठीक है। और नॉन एसेंशियल पार्ट्स, इन्हीं को ही आप एसेसरी पार्ट्स भी बोल देते हो। एसेसरी मीन्स नॉट एसेंशियल बेसिकली। एसेंशियल पार्ट्स या फिर एसेसरी पार्ट्स। इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। यहाँ रिप्रोडक्शन का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से है, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में फ्लावर में होता है, और जिन प्लांट्स में फ्लावर प्रेजेंट होते हैं उनको आप फ्लावरिंग प्लांट्स बोल देते हो, ठीक है। तो जहाँ मेन हेडिंग है आप यहाँ लिख भी लेना ब्रैकेट में, फ्लावरिंग प्लांट्स। Sexual reproduction in flowering plants. Okay, so essential part, non-essential part, indirectly involved in sexual reproduction, directly involved in sexual reproduction. Essential parts में हो गए एंड्रोशियम, गाइनोशियम, एंड्रो मीन्स मेल, गाइनो मतलब फीमेल। तो एंड्रोशियम की जो यूनिट है बेसिकली यहाँ पर लिख लो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यूनिट इज स्टेमन, ठीक है। और स्टेमन इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है स्टेमन का इसे बोलते हैं एंथर, और ये वाला जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा पार्ट थैलेमस से अटैच्ड होगा, थैलेमस यानी कि बेस ऑफ द फ्लावर, इन दोनों में से कौन सा पार्ट अटैच्ड होगा, फिलामेंट, ठीक। फिलामेंट का भी जो बेस होगा वो बेसिकली अटैच्ड होगा थैलेमस से। तो स्टेमन जो है वो दो पार्ट से मिलके बनता है, एंथर एंड फिलामेंट। फाइन। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यूनिट इज पिस्टिल या फिर कार्पल, ओके। पिस्टिल या फिर कार्पल। इसमें आप दिखाना चाहो डायग्राम दिखा लो। गाइनोशियम में ये पिस्टिल का डायग्राम है, जैसे ये स्टेमन का डायग्राम था ऐसे ये पिस्टिल का डायग्राम है। तो पिस्टिल में ये वाला पार्ट कहलाया जाएगा स्टिग्मा, ये वाला पार्ट कहलाया जाएगा स्टाइल, और ये जो गोल पार्ट दिखाया है इसको बोलेंगे ओवरी, ठीक है। और ओवरी के अंदर ही प्रेजेंट होता है ओव्यूल, यहाँ दिखा लो ओव्यूल। ये सब अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी आप बस लेबलिंग कर लो। तो एंड्रोशियम, गाइनोशियम एसेंशियल पार्ट्स,
नेक्स्ट कम्स नॉन एसेंशियल पार्ट्स। तो नॉन एसेंशियल पार्ट्स जो हैं इसमें कैलिक्स, कोरोला। कैलिक्स में यूनिट इज सेपल। बेसिकली दे आर ग्रीन लीव्स इन फ्लावर। और फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड स्टेज। एंड कोरोला में यूनिट इज पेटल, कलरफुल पार्ट। फंक्शन, ठीक है, फंक्शन इसमें क्या हो जाएगा? हेल्प इन पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन में ये हेल्प करता है। कोरोला वाला जो पार्ट है ये पॉलिनेशन में हेल्प करेगा। कैसे? वाया अट्रैक्टिंग, वाया मीन्स थ्रू, वाया अट्रैक्टिंग दी pollinators. Pollinators means insects. ठीक है, तो उसकी यूनिट भी बता दिया आप लोगों को और फंक्शन भी बता दिया कोरोला। फाइन, तो एक एक करके अब हमें ये सब चीज़ें देखनी है। रिप्रोडक्शन वाला पार्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, ओके, अब नेक्स्ट इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कि गैमेट्स बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो गैमेट्स भी इन्वॉल्व होंगे, जाइगोट भी इन्वॉल्व होगा, जाइगोट फॉर्मेशन भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। हमें ये तो समझ में आ गया कि रिप्रोडक्शन बेसिकली है क्या, रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन कितने तरीके का है। ठीक है, और हम उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि प्लांट बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, प्लांट बॉडी में एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल कहाँ होता है। ठीक है, कुछ प्लांट्स सिर्फ एसेक्सुअली शो करते हैं, कुछ प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो जिस जगह होता है वो बेसिकली साइट होती है फ्लावर। ओके, तो फ्लावर हमने समझ लिया कि फ्लावर जो है वो कैसा दिखाई देता है, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं। ठीक, तो फ्लावर में आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी देखने को मिल जाएगा, फीमेल भी, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ठीक है, इसके अलावा दूसरे पार्ट्स में देखने को मिल जाएंगे, कैलिक्स और कोरोला। फाइन, ये सब भी आपको डायग्राम में बनवा दिया है। और इसके अलावा आप बेस ऑफ द फ्लावर देते हैं, दैट इज़ थैलेमस, रिसेप्टिकल जिसको कहा जाता है, और पेडिसल जहाँ से आप फ्लावर पकड़ते हैं। तो दीज आर द जनरल थिंग्स इन द फ्लावर। ओके, तो अब एक एक करके हमें ये सब चीज़ें पढ़नी है। तो पहले बात कर लेते हैं एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम, कैलिक्स और कोरोला उतना ही था, उसमें और कुछ खास है नहीं। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम ही है मेन। तो इसकी यूनिट आप लोगों को बता दी, स्टेमन। ओके, तो जैसे ही मैंने यूनिट बताई स्टेमन, तो यहाँ स्टेमन जो है कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ये है थैलेमस। थैलेमस वाले पार्ट से इस तरीके से अराइज होता है। तो ये जो पार्ट होता है इस पार्ट को बोलते हैं एंथर। इसी एंथर में अगर आप देखो, इसी एंथर में
प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन्स। इसी एंथर में मिलेंगे पॉलन ग्रेन्स। फाइन। अगर इस एंथर को अगर हम डाइसेक्ट कर दें तो डाइसेक्ट करने के बाद हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जैसे ये एंथर है, मैंने इसे डाइसेक्ट कर दिया, काट दिया। काटने के बाद मुझे ये ऊपर से, सपोज़ ये मार्कर है, मैं इस मार्कर को इस तरीके से काट दूँ तो जो भी स्ट्रक्चर मुझे ऊपर से दिखाई दिया, वो ऊपर वाला स्ट्रक्चर, जो भी ये चीज़ मुझे दिखाई दी, ये मैंने एज इट इज़ यहाँ ड्रॉ कर दी, सिर्फ ये वाला पार्ट। तो ये जो पार्ट मुझे दिखाई दिया, इसके अंदर मुझे कुछ कैविटीज़ मिली। ठीक है, ये वाला सेक्शन यहाँ है, ये वाला सेक्शन यहाँ है। ठीक, दो लोब्स आ रहे हैं ना, एक लोब ये रहा, दूसरा लोब ये रहा। तो ये 4 जो कैविटीज़ हैं, इन्हीं कैविटीज़ के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? पॉलन ग्रेन्स। बनते भी यहाँ हैं, प्रेजेंट भी यहीं होते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो आपको इसी जगह मिलेंगे, इन्हीं कैविटीज़ के अंदर। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये होते क्या हैं? पॉलन ग्रेन्स बेसिकली मेल गैमेटोफाइट, इनको आप मेल गैमेटोफाइट बोलते हो। मेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या हुआ? गैमेटोफाइट मतलब वो स्ट्रक्चर जो गैमेट जिसमें प्रेजेंट है। मतलब पॉलन ग्रेन एक तरीके से एक ऐसा ग्रेन हो गया, और इसी ग्रेन के अंदर क्या मिल जाएंगे आपको? गैमेट्स मिल जाएंगे। मतलब पॉलन ग्रेन के अंदर गैमेट्स रहते हैं। ओके, इसके अंदर गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को, पॉलन ग्रेन को हमने बोल दिया मेल गैमेटोफाइट। ठीक है ना। तो एंथर के अंदर आपको, आज वही एंथर को अगर आप काटोगे तो आपको काफ़ी सारे पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर प्रेजेंट, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, आंखों से तो दिखाई देते नहीं। तो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, इनके अंदर आपको मेल गैमेट्स मिल जाएंगे। वही स्पर्म्स जो आपको स्टार्टिंग में बताए थे, रिप्रोडक्टिव सेल्स, तो वही जो मेल गैमेट्स हैं, मैंने यहाँ 2 दिखाए हैं नंबर में, एंजियोस्पर्म्स में 2 होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो ये जो 2 मेल गैमेट्स हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स में प्रेजेंट है, इसीलिए पॉलन ग्रेन्स को बोल दिया मेल गैमेटोफाइट। ठीक है ना। ओके, तो एंथर के अंदर ये सारा काम हो रहा है। ठीक, तो यही पॉलन ग्रेन्स जो हैं मेल गैमेट्स लिए हुए हैं। उसके बाद सेकेंड कम्स गाइनोशियम। तो गाइनोशियम में आपको यूनिट मालूम ही है, यूनिट इज़ पिस्टल या कार्पल, कुछ भी बोल सकते हैं आप, पिस्टल बोलो चाहे आप कार्पल बोल लो। तो इसी पिस्टल या कार्पल में कुछ ऐसे डायग्राम बनता है। यहाँ पर अपर पार्ट, मिडल वन एंड द लोअर वन, ये तीनों की लेबलिंग करवाई जा चुकी है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये जो ओवरी वाला पार्ट है, इसमें आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करना है। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, पहले एक उल्टा क्वेश्चन मार्क बना लेना और उसके बाद अंदर से ऐसे कवरिंग बना लो। ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर जो देखने को मिलेगा, ये इसे कहते हैं ओव्यूल। इस पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है ओव्यूल। ठीक है ना। ठीक, स्ट्रक्चर को बोलेंगे ओव्यूल। ये पूरा जो ओव्यूल मैंने दिखाया है, इस ओव्यूल में ये स्ट्रक्चर जो डार्क किया जा रहा है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक। ठीक, नाम से समझ में आ रहा है एम्ब्रियो सैक। सैक का मतलब यहाँ पे पाउच लाइक स्ट्रक्चर या एक पैकेट समझ लो। उस पैकेट में ज़रूर एम्ब्रियो रहता होगा। और एम्ब्रियो बनता कैसे है? जायगोट से, जायगोट के डिवीजन से। और जायगोट खुद कैसे बना था? स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से। तो हो ना हो, स्पर्म तो वहाँ प्रेजेंट है ही, मेल गैमेट। ठीक है ना। और ओवम जो है वो ज़रूर यहीं पर ही होता होगा, एग जो है वो ज़रूर यहीं पर ही होता होगा, तभी इसका नाम एम्ब्रियो सैक पड़ गया। क्योंकि ओवम होगा तभी जायगोट बनेगा, और जायगोट बनेगा तो फिर फर्दर एम्ब्रियो बनेगा। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं ये स्ट्रक्चर जो हो गया वो हो गया ओवम। ठीक है। तो ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक एंड ओवम। और यहाँ पर आप पॉलन ग्रेन्स जो हैं उसको इस तरीके से दिखा दो, और ये हो गए मेल गैमेट्स, और ये हो गया पॉलन ग्रेन।
पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट क्यों कहा जाता है? बिकॉज मेल गैमेट्स आर प्रेजेंट इन इट, इसीलिए इसको मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। ये डायग्राम ऑप्शनल है, आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, अदरवाइज नो नीड। ठीक है, कि वही एंथर को इस तरीके से डाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको पॉलन ग्रेन्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, थैलेमस, ये हो गए मेल गैमेट्स। और गाइनोशियम वाला पार्ट आपको बता ही दिया, ओवम या फिर एग भी बोल सकते हैं इसे, यानी कि ये हो गया फीमेल गैमेट। ओके, एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल के पूरा पार्ट है उसके अंदर ही एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक के अंदर ही आपको क्या मिल जाएगा? ओवम। फाइन। तो अब अगला जो कॉन्सेप्ट होगा वो हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसमें क्या आप लोगों को पढ़ना है? उसमें बेसिकली पढ़ना होगा कि कैसे ये जो गैमेट्स हैं, मेल गैमेट्स हैं, ये किस तरीके से आगे पॉलन ग्रेन्स यहाँ तक पहुँचता है और फिर आगे फर्टिलाइजेशन वगैरह करता है, ज़ायगोट एम्ब्रियो बनते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ मतलब रिप्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो हम आगे अगली क्लास में समझेंगे, और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी तभी कंप्लीट हो जाएगा। फाइन, तो अगले टर्न का ये चैप्टर आप लोगों का रहेगा। मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, समझ में आ गया होगा। अच्छा, जो भी डाउट्स वगैरह आप लोगों के आ रहे हैं, पहले मैं एक बार बता दूँ कि जो भी आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है ये सब आप लोग अच्छे से ढंग से समझो। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर क्लियर नहीं हो रही है तो, और जो भी चीज़ें आप लोगों को लग रहा है कि हमें डाउट आ रहा है उसको नोट दैट डाउन, और उसको फिर फर्दर आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, मन में नहीं रखना, डाउट पूछना है। जहाँ भी क्लियरिटी नहीं आ रही है या ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे हो गया, ठीक है, या ऐसे क्यों बोला ऐसे, या कुछ भी किसी भी तरीके का आपका डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और नोट दैट डाउन जो भी आपका डाउट है। ओके, तो ये चीज़ आपको तो पढ़नी है, डाउट्स इग्नोर नहीं करने। एंड सेकेंडली जो ध्यान देने वाली बात है कि अभी आप लोगों के पास टाइम है। ओके, तो आप लोग अपनी बुक ज़रूर पढ़ लो, क्योंकि होता क्या है, क्लास 8 में आप लोग जानते हैं आईसीएसई में डिफरेंट स्कूल्स अलग अलग पब्लिकेशन की बुक लगवाते हैं। किसी के स्कूल में कोई बुक लगी होगी, किसी के स्कूल में किसी दूसरे ऑथर की बुक लगी होगी। ठीक है, तो हो सकता है कि किसी बुक में कोई टॉपिक एक्स्ट्रा दे रखा हो, किसी दूसरी बुक में वो ना दिया हो। तो आप लोग, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये मैम ने कवर अप नहीं करवाया, क्योंकि मुझे तो नहीं पता आपके स्कूल में कौन सी बुक लगी है और वहाँ पर क्या टॉपिक्स एक्स्ट्रा दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ तो जो मेन टॉपिक्स हैं उसके अंदर जो क्लास 8 के हिसाब से सारा आ रहा होगा दैट आई विल कवर। लेकिन कुछ रह गया है, आपको लग रहा है कि ये कंप्लीट नहीं हुआ है और हमें समझ में भी नहीं आया है खुद से पढ़ने में, तो प्लीज़ आप लोग बता दो और फिर वो यहाँ पर कवर अप करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बुक्स ज़रूर देख लेना इन केस कोई आपका रह जाता है टॉपिक तो। फाइन, तो एक बार ये आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से ध्यान दो, और जो भी टॉपिक कवर करा दिया गया है ये सारा कुछ, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे, फर्टिलाइजेशन और प्रोडक्शन का केस। ओके।